सो है गाइस, आज की इस वीडियो से हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। बुक जो है वो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर है। ठीक है। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो आएंगी, क्रिस्पी पॉइंट्स बताऊंगा, आपको पढ़ना आसान होगा। ठीक है। आप बुक को भी सामने रख सकते हो और वीडियो को प्ले कर सकते हो। नो, उसके बाद मैं चैप्टर के एंड में PYQs आपको करवाऊंगा। ठीक है। नो, सबसे पहला जो चैप्टर है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसको देखते हैं। तो कहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हमारी पॉलिटी की, इसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। कब आते हैं? 1608 में। ठीक है। ट्रेडर्स ही आते हैं। इनका मकसद था कि ट्रेड करना, और इनका कोई इनिशियली इनका कोई मकसद नहीं था कि हम इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, इंडिया की जो पॉलिटी है उसमें इंटरफियर करेंगे। ऐसा कुछ भी इनका मुद्दा मकसद नहीं था। ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आते हैं। एक कंपनी होती है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम दिया, उसको बनाया, तो जो कि खाली ट्रेड करेगी। ठीक है। तो इनको एक चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ठीक है। ट्रेडिंग राइट इनको दिया था कब? 1600 में, 1600 में। ये राइट इन्होंने, ये चार्टर इन्होंने किससे लिया? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। 1965 के आते आते यहाँ तक कंपनी क्या करती थी? प्योरली ट्रेड इसका फंक्शन था। कोई भी मकसद नहीं था कि वो यहाँ पे रेवेन्यू को कलेक्ट करेगी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, यहाँ पे ये सब करेगी, यहाँ पे एक्सप्लॉयट करेगी इंडिया के रिसोर्सेज को, डी इंडस्ट्रियलाइज करेगी इंडिया को, इंडिया की जो इकानमी है उसको ठप करेगी, इंडिया को जो लेबर है उसको उनको स्लेव बनाएगी। ठीक है। इंडिया की जो एग्री है उसको ख़त्म करेगी। ये पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है। 1765 तक जस्ट ट्रेडिंग थी। अब यहाँ पे क्या होता है? कंपनी जो है ये दीवानी को हासिल कर लेती है। दीवानी मीन्स राइट आवर रेवेन्यू। ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर राइट। तो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर राइट हासिल कर लिया? रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के ऊपर यहाँ पे इन्होंने इस दीवानी को हासिल कर लिया। वो भी किसका? बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा पे। ठीक है। यहाँ से अब कंपनी के जो पाँव हैं, कंपनी की जो जड़ें हैं, वो पेनिट्रेट होंगी। ठीक है। यहाँ से कंपनी का जो कैरियर है टुवर्ड्स टेरिटोरियल पावर, वो स्टार्ट होगा। ठीक। इन 1858, इन द वीक ऑफ सिपाही म्यूटनी। ठीक है। 1857 में क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था, उसको हम सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने एज्यूम किया डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को, कि अब हम डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इंडिया के ऊपर रूल करने का, इंडिया की गवर्नेंस को रन करने का, इंडिया को गवर्न करने का। ठीक है। तो ये जो रूल है ये कब तक रहता है? ये टिल जब तक हम आज़ाद होते हैं तब तक ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता है। 15 अगस्त 1947 तक ये सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं। ठीक है। रूल ऐसे ही चलता है। आए बात समझ में? नाउ इंडिपेंडेंस आती है, आज़ादी होती है। आज़ादी होते होते, आज़ादी होने के दौरान यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि यार कॉन्स्टिट्यूशन अपना होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी कंट्री को रन करेंगे, जिसके थ्रू हम अपनी कंट्री को चलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए यहाँ पे एक असेंबली होनी चाहिए थी। उसी असेंबली को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब बनाई गई थी? इन 1946। ठीक है। कब? 1946। ऑन जनवरी 26, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे इफेक्ट में आया। ठीक है।
तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिटी में जिसकी रूट्स किस में है, ब्रिटिश रूल में। डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कहा जाता है कि हाफ ऑफ जो पोर्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया है। आपने देखा होगा CRPC, IPC, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर वगैरह, ये क्रिमिनल लॉज अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, अभी भी हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है वो ब्रिटिश की देन है। नाउ तो यहाँ से बहुत सारे इवेंट्स हमने देखे ब्रिटिश रूल के, जिन इवेंट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छे से इन्फ्लुएंस डाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, दो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की दो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे इनका, इस रूल का इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा, ठीक है, हमारी पॉलिटी पे पड़ा। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है कंपनी रूल 1773 टू 1858। उसके बाद हमारे पास आता है क्राउन रूल 1858 टू 1947। दो क्रोनोलॉजिकल हेडिंग्स हैं, ठीक है। पहले कंपनी रूल होगा, फिर कुछ अरसा होगा, कुछ गड़बड़ आएगी, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्राउन रूल आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिया की संभालेंगे ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। नौ पहली हेडिंग जो है वो क्या है, कंपनी रूल 1773 टू 1858। तो कंपनी रूल में पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, आई बात समझ में। अब कंपनी रूल चलेगा, कंपनी रूल कैसे चलेगा, इसके लिए क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट को पास किया जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है जो पहले ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आई, फिर उसने दीवानी राइट को यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, हासिल कर लिया। अब उसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यहाँ पे लाया गया। इस एक्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, किस लिए, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके जो भी अफेयर्स थे उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए पहली बार अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया और रेगुलेट कर लिया, ठीक है। नौ इसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया, इसी एक्ट ने पहली बार यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैं कंपनी के उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो कंपनी के थे उनको इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ से एक फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन डाले जाती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में। अब यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद जो है वो डाली जाती है। नाउ इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले इस एक्ट के फीचर्स को हम देखते हैं। तो इस एक्ट ने क्या किया, जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है, क्या कर दिया, गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया 4 मेंबर्स का जो कि असिस्ट करेंगे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो हमारे लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो थे, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो गवर्नर्स थे बम्बई के, मद्रास के और बंगाल के, ये इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, अलग अलग थे। लेकिन अब क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, एंड जो गवर्नर्स थे
बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के, उनको यहाँ पे सबऑर्डिनेट कर दिया टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो गवर्नर प्रेसिडेंसीज के थे बम्बई और मद्रास, वो सबऑर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इससे पहले ये इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस एक्ट में ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाए कोलकाता में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया 1774 में। ठीक है, इसमें एक चीफ जस्टिस थी सीजीआई, इसमें एक चीफ जस्टिस थी, सीजीआई तो आज ही। ठीक है, एक चीफ जस्टिस थी और 3 अदर जजेस हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 1 + 3 दैट इज 4। 4 जजेस की टोटल स्ट्रेंथ इस सुप्रीम कोर्ट में है, जिसको कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया 1774 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, सर्वेंट्स जो थे कंपनी की, उनको यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया कि सर्वेंट्स जो हैं कंपनी के, वो अब कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते और कोई भी चीज़ गिफ्ट वगैरह वो नेटिव से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब इनको कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो ये एक्ट है, ये क्या करता है? इस एक्ट में जो कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर, उसको स्ट्रांग बनाया। ठीक है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये गवर्निंग बॉडी है कंपनी की, इसको यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया, जो रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के रिगार्डिंग इंडिया में। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये एक गवर्निंग बॉडी है कंपनी की, जो रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के रिगार्डिंग किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को देखेंगे।